नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के ऐसे दौर की गहराई में उतर रहे हैं जिसने हमारी हमारी किस्मत ही बदल दी। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक। और देखिए, ये सिर्फ कुछ तारीखों और घटनाओं का मतलब एक लिस्ट नहीं है। ये तो करोड़ों हिंदुस्तानियों के इरादों की कहानी है, उनके त्याग की, उनके संघर्ष की और आज़ादी के उनके सपनों की दास्तान है। तो हमारा मकसद आज ये है कि कांग्रेस के बनने से लेकर वो 15 अगस्त 1947 की सुबह तक इस लंबे और कह सकते हैं उतार चढ़ाव भरे सफर के जो खास पड़ाव हैं उनको समझें, जो हमारे पास जानकारी है उसके आधार पर। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कहानी शुरू होती है 1885 में बंबई में। एक रिटायर्ड अंग्रेज अफसर थे, A.O. ह्यूम। सुना है उनकी कोशिशों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। और शुरुआती दौर में देखें तो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये बड़े नेता सामने आए। इन्हें हम नरमपंथी या उदारवादी कहते हैं ना। इस दौर को मॉडरेट फेज भी कहा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये नरमपंथी आखिर चाहते क्या थे? हाँ, असल में उनकी मांगे अंग्रेजी हुकूमत के दायरे में ही थीं। सुधारों की मांगे, जैसे कि प्रशासन में भारतीयों को ज्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, सरकारी खर्चे पर, बजट पर थोड़ा नियंत्रण हो, थोड़ा नजर रखने का हक मिले, सिविल सेवाओं में भारतीयों को भी मौका मिले। और उनका तरीका क्या था? वो अर्जियां देते थे, ज्ञापन सौंपते थे, अपने नुमाइंदे भेजते थे। उनको लगता था कि भाई अंग्रेजी सरकार जो है वो इंसाफ पसंद है, और अगर उन्हें भारत की जो दिक्कतें हैं वो ठीक से समझाई जाएं तो वे जरूर कुछ सुधार करेंगे। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इस नरमपंथी दौर की अपनी एक अहमियत थी, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये वो बुनियाद थी, कह सकते हैं, जिस पर आगे का पूरा आंदोलन खड़ा हुआ। आप सोचिए, पहली बार एक ऐसा मंच तैयार हुआ था जहां पूरे भारत के पढ़े लिखे लोग अपनी सियासी ख्वाहिशों को एक आवाज दे सकते थे। और जो आपने दादा भाई नौरोजी का जिक्र किया, उनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यानी धन निकासी का सिद्धांत, ये तो उस वक्त के हिसाब से कमाल का विश्लेषण था। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं, नहीं, उन्होंने आंकड़ों और दलीलों से ये साबित कर दिखाया कि कैसे अंग्रेजों की नीतियां, भारत का पैसा, भारत के संसाधन, वो सब खींचकर ब्रिटेन ले जा रही हैं। इससे अंग्रेजी राज के आर्थिक शोषण का पर्दाफाश हुआ और भारतीयों में एक नई समझ पैदा हुई कि हो क्या रहा है। और उस वक्त के माहौल को अगर हम देखें तो ये नरम रवैया शायद एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। मतलब सीधी टकराव से बचना, पहले संवैधानिक तरीकों से अपनी बात रखना, शायद उस समय यही सही लगा उन्हें एक शुरुआत के तौर पे। हाँ, ये बात तो है। ये एक नींव रखने जैसा था। लेकिन जैसा आपने कहा, ये तो बस शुरुआत थी। जल्द ही फिजा बदलने लगी। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। कहा तो गया कि भाई प्रशासन की सहूलियत के लिए कर रहे हैं, बड़ा सूबा है। लेकिन जो असली इरादा लगता है वो था हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना, और जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा था उस पर लगाम लगाना। इस बंटवारे ने जैसे पूरे देश में एक चिंगारी सी लगा दी, और यही से हम कह सकते हैं गरमपंथी या उग्रवादी राष्ट्रवाद का दौर शुरू होता है। सामने आई लाल बाल पाल की मशहूर तिकड़ी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इन्होंने नरमपंथियों की वो अर्जी देने वाली नीति की खूब आलोचना की और पूरी ताकत से स्वराज यानी अपनी हुकूमत की मांग उठाई। बाल गंगाधर तिलक का वो नारा तो आज भी जोश भर देता है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्या बात है। और बंगाल बंटवारे के खिलाफ फिर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हो गए। बड़े पैमाने पर लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, विदेशी चीजों का इस्तेमाल बंद करने की अपील की गई और अपने देश में बने सामान, स्कूल, कारखानों, इनको बढ़ावा दिया गया। ये शायद पहली बार था जब आजादी की लड़ाई सिर्फ पढ़े लिखे तबके तक ही सीमित नहीं रही। आम लोग भी इसमें बड़ी तादाद में जुड़े, छात्र, महिलाएं, सब। हाँ बिल्कुल, अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था, एक शिफ्ट था कि भाई अब अर्जियों से, याचिकाओं से बात नहीं बनेगी, अब सीधी कार्रवाई करनी होगी और अपना राज यानी स्वराज हासिल करना होगा। ये ख्याल मजबूत हो रहा था और स्वदेशी आंदोलन ने लोगों के दिल में अपने देश के लिए गौरव की भावना, आत्मनिर्भरता की भावना, इसे जगाने में जबरदस्त भूमिका निभाई। इसी दौरान अंग्रेजों ने अपनी वो फूट डालो और राज करो वाली चाल को और तेज कर दिया। 1909 में मिंटो मॉर्ले सुधार लाए गए। इसमें एक बहुत अहम चीज हुई, मुसलमानों के लिए अलग चुनावी हलके बनाए गए।
यानी ऐसी सीटें तय की गईं जहां सिर्फ मुस्लिम वोटर ही वोट डाल सकते थे और मुस्लिम उम्मीदवारी खड़े हो सकते थे। हमारे सूत्र बताते हैं कि इसे अक्सर भारत में मजहब के आधार पर सियासत को पक्का करने और मुस्लिम लीग जो 1906 में बनी थी उसे बढ़ावा देने वाले कदम के तौर पर देखा जाता है, और कह सकते हैं कि इसने आगे चलकर बंटवारे के बीज बो दिए। ये एक विवादास्पद पहलू रहा है हमेशा से। ये तो बहुत अहम मोड़ था। और फिर 1915 में वो शख्स भारत आए जिसने आजादी की लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ उनका सत्याग्रह कामयाब रहा था और वही तजुर्बा, वही सोच लेकर वे भारत लौटे थे। आते ही उन्होंने भारत की जमीन पर अहिंसा के अपने तरीकों को आजमाना शुरू कर दिया। 1917 में बिहार के चंपारण में वहां नील की खेती करने वाले किसानों के हक के लिए खड़े हुए। उनका आंदोलन सफल रहा। फिर 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों के लगान माफी के लिए सत्याग्रह किया और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल को संभाला। इन शुरुआती कामयाबियों ने गांधी जी को पूरे देश की नजर में ला दिया, एक नई उम्मीद जगाई। लेकिन 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो हुआ उसने पूरे मुल्क को सच में हिलाकर रख दिया। बैसाखी का दिन था, लोग शांति से सभा कर रहे थे। उन निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी बिना किसी चेतावनी के। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट जैसे काले कानूनों के विरोध में गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन का बिगुल फूंका, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये ऐसा आंदोलन था जैसा पहले कभी नहीं हुआ था, अभूतपूर्व। लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, बच्चों ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया, वकीलों ने अदालतें छोड़ दी, विदेशी कपड़ों का ढेर लगाकर जला दिया गया। ऐसा लगा जैसे पूरा देश एक साथ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा हुआ हो, सहयोग न करने का संकल्प। हालांकि 1922 में उत्तर प्रदेश के चौड़ी चौरा गांव में भीड़ ने गुस्से में आकर एक पुलिस थाने में आग लगा दी। उसमें कुछ पुलिस वाले मारे गए। इस हिंसा से गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। कई नेता उनके इस फैसले से नाराज भी हुए। उन्हें लगा कि जब आंदोलन चरम पर था तब उसे रोक दिया गया। लेकिन गांधी जी का असर कम नहीं हुआ। 1930 में उन्होंने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए वो यादगार दांडी मार्च किया। साबरमती आश्रम से अपने 78 साथियों के साथ पैदल चलकर समुद्र किनारे दांडी पहुंचे और खुद नमक बनाकर कानून तोड़ा। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसकी शुरुआत थी। मतलब बिना हिंसा के कानून ना मानना। कहते हैं नमक की उस एक चुटकी ने अंग्रेजी साम्राज्य की चूलें हिला दी थी। एक प्रतीक बन गया था वो। माँ गांधी जी की रणनीति वाकई अनोखी थी। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, और अहिंसा, नॉन वायलेंस, ये उनके दो मुख्य हथियार थे। और उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को सिर्फ पढ़े लिखे शहरी लोगों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने आम जनता को, किसानों को, मजदूरों को, औरतों को, सबको इससे जोड़ा। ये उनकी लोगों को साथ लाने की, उन्हें संगठित करने की कमाल की काबिलियत थी। असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे तरीकों ने बिना हथियार उठाए अंग्रेजी हुकूमत को नैतिक और प्रशासनिक तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती दी। और दांडी मार्च वो सिर्फ नमक बनाने की घटना नहीं थी। नमक हर इंसान की जरूरत है, अमीर हो या गरीब, और उस पर टैक्स लगाना ये सरासर नाइंसाफी थी। गांधी जी ने इसे अंग्रेजी राज के जुल्म की निशानी बनाया और इस मामूली सी लगने वाली चीज को देश के स्वाभिमान से जोड़ दिया। ये शांति से लेकिन दृढ़ता से नाइंसाफी भरे कानून को तोड़ने का एक ताकतवर इशारा था जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा। बिल्कुल। एक तरफ गांधी जी का ये अहिंसक आंदोलन चल रहा था जोर शोर से, तो उसके साथ साथ एक और धारा भी बह रही थी, वो थी क्रांतिकारियों की। बहुत से नौजवान थे जिनका मानना था कि सिर्फ अहिंसा से बात नहीं बनेगी, अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा, बल प्रयोग करना होगा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे जांबाज, उन्होंने अपनी हिम्मत और कुर्बानी से नौजवानों में एक नया जोश भर दिया। लाहौर षड्यंत्र केस हो या सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर अपनी आवाज बुलंद करना, इन घटनाओं ने अंग्रेजी हुकूमत को चौंका दिया था। उन्हें डर लगने लगा था। चंद्रशेखर आजाद का वो जज्बा याद आता है, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजादी रहे हैं, आजादी रहेंगे। क्या दृढ़ निश्चय था। और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्हें कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस से अलग रास्ता चुना, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान
देश से बाहर जाकर आज़ाद हिंद फौज INA खड़ी कर दी। उनका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और 1942 में दिया जय हिंद का नारा आज भी रगों में खून दौड़ा देता है। इन क्रांतिकारियों का बलिदान, उनकी ऊर्जा, ये सब आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा थे। हाँ, और इससे एक जरूरी सवाल उठता है, या कह सकते हैं एक विचार आता है कि आज़ादी कैसे हासिल की जाए। इसे लेकर आंदोलन के अंदर ही अलग अलग सोच थी, विविधता थी। एक तरफ गांधी जी का रास्ता था, अहिंसा, सत्याग्रह, जनता की सामूहिक ताकत। दूसरी तरफ क्रांतिकारियों का रास्ता था, हथियारबंद संघर्ष, त्वरित कार्रवाई। दोनों ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही रास्ता सही था। क्रांतिकारी गतिविधियां और बाद में आज़ाद हिंद फौज के कारनामों ने यकीनन अंग्रेजों के हौसले पस्त किए, उनके मन में डर पैदा किया। जब INA के सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमे चले तो पूरे देश में देशभक्ति की ऐसी लहर उठी कि अंग्रेज भी हिल गए। ये दिखाता है कि आज़ादी की लड़ाई किसी एक सीधी पटरी पर नहीं चली, बल्कि इसमें कई धाराएं, कई विचार मिले हुए थे और हर धारा ने अपने ढंग से अंग्रेजी राज पर दबाव डाला। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। कई नदियां मिलकर एक सागर बना रही थी। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध का वक्त। 1939 में जंग छिड़ गई और अंग्रेजी सरकार ने ऐलान कर दिया कि भारत भी जर्मनी के खिलाफ जंग में शामिल है। और यह फैसला बिना किसी भारतीय नेता से पूछे, बिना उनकी सहमति के ले लिया गया। जाहिर है, इससे कांग्रेस और दूसरी राष्ट्रवादी ताकतें बहुत नाराज हुईं। उन्होंने विरोध किया। इसी माहौल में 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी और शायद सबसे बड़ी जन लड़ाई का ऐलान किया, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। उन्होंने देश को नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। ये एक सीधी चुनौती थी कि या तो आज़ादी हासिल करो या इस कोशिश में जान दे दो। आंदोलन शुरू होते ही अंग्रेजों ने फौरन कार्रवाई की। गांधी जी, नेहरू, पटेल समेत तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया। उन्हें लगा कि ऐसा करने से आंदोलन खत्म हो जाएगा, दब जाएगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। नेताओं के जेल जाने के बाद आम जनता ने खुद ही आंदोलन की कमान संभाल ली। पूरे देश में हड़तालें हुई, जुलूस निकले। कई जगहों पर लोगों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और अपनी हुकूमतें तक बना ली, कुछ समय के लिए ही सही। अंग्रेजों ने बहुत जुल्म किए, गोलियां चलाईं, लाठीचार्ज किए, हजारों लोग मारे गए, लाखों गिरफ्तार हुए। लेकिन यह आंदोलन चलता रहा। इसने अंग्रेजों को हिला दिया। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत ही अहम पड़ाव था, मील का पत्थर कह सकते हैं। इसने अंग्रेजों को साफ पैगाम दे दिया कि अब हिंदुस्तानी पूरी आज़ादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं करेंगे। कॉम्प्रोमाइज का वक्त खत्म हो चुका था। इसने अंग्रेजी राज की जड़ों को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। उन्हें समझ आ गया कि अब भारत पर राज करना मुमकिन नहीं रहेगा। और इसके साथ ही एक और बात थी, दूसरा विश्व युद्ध लड़ते लड़ते ब्रिटेन खुद भी माली तौर पर, फौजी तौर पर काफी कमजोर हो चुका था। जंग खत्म होने के बाद उनके लिए अपना इतना बड़ा साम्राज्य संभालना, खासकर भारत जैसे बड़े और आंदोलित मुल्क पर कब्जा बनाए रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। दुनिया के हालात भी बदल रहे थे, साम्राज्यवाद के दिन अब लद रहे थे। तो युद्ध के इस माहौल ने भी भारत छोड़ो आंदोलन की गर्मी को और उस पर अंग्रेजों की सख्ती को असर डाला। अंग्रेजों पर अमेरिका जैसे साथी देशों का भी दबाव था कि वे भारतीयों की मांगे माने। मतलब कई फैक्टर एक साथ काम कर रहे थे। जंग खत्म हुई तो आज़ादी की तरफ बढ़ने की रफ्तार और तेज हो गई। 1946 में बंबई में नौसेना का विद्रोह हुआ, नेवल म्यूटनी। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। भारतीय नौसैनिकों ने अंग्रेज अफसरों के बुरे बर्ताव और खराब सहूलियतों के खिलाफ बगावत कर दी और उन्हें पूरे देश से, आम जनता से जबरदस्त हिमायत मिली। इसने अंग्रेजों को साफ जता दिया कि अब वो अपनी फौज पर भी पूरा भरोसा नहीं कर सकते, जिस फौज के दम पर वो राज कर रहे थे। उधर आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर जो मुकदमे चले, उन्होंने भी लोगों के जज्बात को उबाल पर ला दिया था। फिर 1946 में अंग्रेजी सरकार ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा ताकि सत्ता कैसे सौंपी जाए, ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे हो, इसका कोई रास्ता निकल सके। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कोई समझौता नहीं हो पाया। मुख्य मुद्दा था देश एक रहेगा या बटेगा। और बदकिस्मती से इसी दौरान हिंदू मुस्लिम बंटवारे की सियासत भी बहुत तेज हो गई, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में भयानक दंगे हुए, खून खराबा हुआ। आखिरकार लॉर्ड माउंटबेटन को
भारत का आखिरी वाइसराय बनाकर भेजा गया, तेजी से हल निकालने के लिए। उन्होंने जून 1947 में एक प्लान पेश किया जिसे माउंटबैटन प्लान कहते हैं। इसमें हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव था, भारत और पाकिस्तान। बहुत भारी मन से और कोई रास्ता न देखते हुए कांग्रेस और दूसरे नेताओं को यह मानना पड़ा। और फिर वो घड़ी आई, 15 अगस्त 1947। भारत आजाद हो गया। आधी रात को, जब दुनिया सो रही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपना वो मशहूर भाषण दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यानी नियति से वादा। नए भारत का जन्म हुआ। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं, यह आज़ादी एक बहुत बड़ी, एक भयानक कीमत पर मिली। देश का बंटवारा हुआ, लाखों लोग बेघर हुए, अपना घर बार, जमीन जायदाद सब छोड़कर इधर से उधर या उधर से इधर आए, और ऐसी भयानक हिंसा हुई, दंगों में जिसमें अनगिनत जाने गई। वो मंजर बहुत दर्दनाक था। इन सब का मतलब क्या निकलता है, या हम क्या समझ सकते हैं? अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर कई चीजों ने मिलकर मजबूर किया, कोई एक कारण नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध ने उन्हें कमजोर कर दिया था, ये सच है। भारत छोड़ो आंदोलन और नौसेना विद्रोह जैसे आंदोलनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। आजाद हिंद फौज का भी अपना असर था, और दुनिया के हालात भी बदल रहे थे। उपनिवेशवाद का अंत हो रहा था। इन सब ने मिलकर उनके जाने का रास्ता तैयार कर दिया। आजादी की खुशी वो तो बहुत बड़ी थी, सदियों की गुलामी खत्म हुई थी, लेकिन बंटवारे के दर्द ने उस खुशी पर एक गहरा, कभी न भरने वाला जख्म लगा दिया। ये शायद उस दौर की उलझी हुई सियासत, मजहबी ताकतों के उभार और कुछ हद तक कह सकते हैं उस वक्त के नेताओं की मजबूरियों का नतीजा था। बहुत जटिल स्थिति थी। सत्ता सौंपने का काम वो बहुत पेचीदा और तनाव भरा रहा, जिसमें कई समझौते करने पड़े। तो हाँ, हमें आजादी तो मिली, लेकिन उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिसका असर आज भी कहीं ना कहीं महसूस होता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये था 1885 से 1947 तक के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक सफर, एक झलक, जैसा हमारे स्रोतों में बयान किया गया है। कांग्रेस के नरम दौर से लेकर गांधी जी के जन आंदोलनों तक और क्रांतिकारियों की कुर्बानियों तक, हर पड़ाव ने, हर धारा ने आजादी की इस इमारत में अपना हिस्सा जोड़ा। ये इतिहास हमें याद दिलाता है कि आज हम जिस आजादी में सांस ले रहे हैं, वो कितने लोगों के दशकों के संघर्ष, त्याग और बलिदान का नतीजा है। ये सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानी नहीं है, ये हमारी पहचान का, हमारे आज का और हमारे आने वाले कल का हिस्सा है। हम उन सभी जाने अनजाने शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को सिर झुकाकर याद करते हैं, जिनकी कुर्बानियों से हमें ये आज़ादी नसीब हुई। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज़ादी की लड़ाई में हमने कई अलग अलग रास्ते देखे। नरमपंथियों की अपीलें थीं, गांधी जी का सत्याग्रह था, क्रांतिकारियों की कार्रवाई थी, बोस का फौजी रास्ता था। क्या आज के दौर की जो चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए हम इन अलग अलग तरीकों से कोई सबक सीख सकते हैं? जरूर सोचिएगा इस पर। जय हिंद, भारत।